नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल नव भारत गोधारा में बहुत बहुत स्वागत। एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आगे का चैप्टर 5 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसा कि आपने पीछे पृथ्वी पे पढ़ा, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है, क्योंकि इस पे भूमि, जल, हवा सब चीज़ पाई जाती है। पृथ्वी की सतह ऐसी होती है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है साथियों? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें पाई जाती है। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। और जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ सतल जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमंडल। भूमंडल का क्या अर्थ है साथियों? उससे पहले हम ये एक देख लेते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। लिथास का क्या अर्थ है? पत्थर। और एटमास का अर्थ है वाष्प। और उंडर का अर्थ है जल। ठीक है साथियों, ये 3 शब्द है। लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, उड्र का अर्थ है जल। अब इसके बाद हम भूमंडल पढ़ेंगे। पृथ्वी पर ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसपे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े सतलीय भाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो बड़े बड़े सतलीय भाग है उनको महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और जो जलाशय है, बड़े जलाशय, उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आगे चलिए। समुद्र तल क्या होता है साथियों? किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो तो वहाँ समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, तो समुद्र तल होता है समुद्री जल का तल, सभी जगह समान होता है। सतल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। सतल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है, इसलिए सभी रेलवे स्टेशनों पे समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। अब ये वर्ल्ड का मैप दे रखा है। इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ हम बता देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ये सबसे नीचे महासागरों के बीच है, द्वीपों का देश है, तो इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं इसको। उसके बाद ये एशिया है। उसके बाद ये एशिया है, पीले वाला भाग। इसमें ये यूराल पर्वत और तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत। उसके बाद यूरोप है। उसके बाद अफ्रीका में नील नदी, सहारा मरुस्थल, एटलस। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, उसके बाद प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये जो ऊपर वाली है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा देखो गुजर रही है, और विषुवत और मकर रेखा तीनों एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। अब आप क्या जानते हो, इसमें आपको बताते हैं। न्यूजीलैंड की एटम हिलेरी और न्यूजीलैंड के एटम हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरवा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुको तबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा, और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 29 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। उसके बाद महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है? 7 अलग अलग, जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो सबसे पहले एशिया के बारे में जानते हैं हम। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप का एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब आगे चलिए यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। 3 तरफ से जल से घिरा है। ठीक है साथियों, अगला है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वर्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप चारों तरफ समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों, उसके बाद उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका को एक संकरे सतल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। पनामा जल संधि कहते हैं। ये देखिए साथियों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये एक स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा कहते हैं।
स्थल संधि क्या होता है? सतल का वह संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता हो। दो स्थलीय भागों को जोड़ रहा है, यह स्थल संधि हो गया। और जल संधि, पानी का वह संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे को जोड़ता हो। जैसे ये भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि, ये है पाक जल संधि। ये श्रीलंका और भारत के बीच जल संधि है। अब कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। उसके बाद आगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व पश्चिम में कौन से महासागर स्थित है? तो आप मैप में देखे बताइए साथियों। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। वो सबसे लंबी नदी थी नील नदी, और ये सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र के आधार पे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद अटलांटिक। अटलांटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम है मैत्री और भारती। भारत के 2 संस्थान हैं, मैत्री और भारती। उसके बाद जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागरों, नदियों, झीलों, हिमनदियों, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प आदि सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा है कि जो महासागरों में है 97%, और अलवणीय जल है 2.5%, जो पीने योग्य है, लेकिन वो भी पाया नहीं जाता। मानव के उपयोग जो अधिक खारा है और मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह रहने के कारण हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। मुख्य भाग है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धारा। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर।
ये 5 महासागर है। अब देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार है। लगभग क्या है? वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। उसके बाद अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के अक्षर एक्स, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का आकार है। इसके पश्चिमी किनारे उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पौधाश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यह जो दंतुरित तटरेखा होती है वो बंदरगाहों के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति होती है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। आगे हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके बाद दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर आर्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह आर्कटिका महाद्वीप के ऊपर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला होता है। आर्कटिक महासागर यह उत्तर ध्रुव में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा है। उसके बाद वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है साथियों, देख लीजिए। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान व अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों का पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सूक्ष्म मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है जो साफ व शुष्क हवा का 99% है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैस से कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन सांस लेने में के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी हुई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है।
ऊंचाई पर सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। उसके बाद जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ और सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मानव सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य दो भागों में जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया गया है। मुख्य दो भागों में जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में एक पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कुछ भाग पानी में डूब गए। झीलों और नदियों को दूषित पदार्थों से प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों में उष्ण पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद साथियों।